दोस्तों, करंट अफेयर्स एनालिसिस की श्रृंखला में हम करंट अफेयर्स पर विश्लेषण करते हैं और हमारी नज़र जो है उन खबरों पर रहती है जो एमपीपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रीलिम्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकें। क्योंकि जब भी हम समाचार पत्र या अन्य कोई खबरें पढ़ते हैं तो ऐसी खबरों से भरे होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अनुपयोगी होते हैं। तो यहाँ हमारा जो ध्यान है, हमारा फोकस रहेगा वो उन खबरों पर रहेगा जो परीक्षाओं में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पूछी जाती हैं, और साथ ही मुख्य परीक्षा में हम जिन खबरों का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को इनरिच कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ताकि हमारा उत्तर जो है अपडेटेड दिखे और अन्य बाकी प्रतियोगियों के उत्तर से भिन्न दिखे। तो आइए शुरू करें और ये जानें कि किस तरीके से हम इन खबरों को छांटेंगे कि कौन सी खबरें हमारे काम की हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दोपहर बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। अब ये देखा जाए तो ये खबर डायरेक्टली हमारे काम की नहीं है, किंतु इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की चूँकि चर्चा हो रही है तो ये फिलहाल जो है चर्चा में है। अब ऐसी स्थिति में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। तो एक मोटा मोटा अनुमान ये भी पता होना चाहिए कि लगभग 11 करोड़ किसानों को इसका फ़ायदा मिला है। अब आइए हम देखें कि है क्या। तो एक्चुअल में जो पीएम किसान योजना है उसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, और इसका उद्देश्य ये है कि जो देश के छोटे किसान हैं, मझले किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य हो गया। अब इस योजना के तहत किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी, लेकिन ये राशि जो 6,000 की है वो एक मुश्त नहीं दी जाती, बल्कि 3 समान किस्तों में दी जाती है, मतलब 2-2 हज़ार करके दी जाती है। और यह पूरी तरह से केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, मतलब 100% वित्तीय सहायता कौन करती है? केंद्र है, राज्यों का कोई इसका रोल नहीं है। और सीधे सीधे जो राशि है किसानों को 2-2 हज़ार करके, जो टोटल 6,000 है साल में, वो किसानों के बैंक खातों में डाल दी जाती है। अब जब हम पीएम किसान योजना की बात करते हैं 2019 वाले की, तो हमें तुरंत याद आना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जब हम बात करें तो यहाँ सीएम किसान योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को एक साल में 4,000 की राशि दी जाएगी। तो जब कोई भी किसान होता है वो पीएम किसान योजना और सीएम किसान योजना दोनों का लाभ लेता है, मतलब 4,000 और 6,000 दोनों करके 10,000 रिन्यूअल लेता है, जो छोटे किसान हैं, मझले किसान हैं, सीमांत किसान हैं। तो ये न्यूज़ डायरेक्टली हमारे काम की नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्टली इस तरीके से इसको पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स पीएम किसान योजना पे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस योजना पे पूछे जाते हैं कि कब शुरू हुई, किन किसानों को दी जाएगी, कितनी राशि है, कितनी किस्तों में है। ठीक है, अब एक और खबर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर एक परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। यह खुली परिचर्चा सामुद्रिक अपराधों और असुरक्षा से प्रभावी रूप से निपटने और सामुद्रिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। और यह जो परिचर्चा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा खुली परिचर्चा है, और इसमें पहली बार होगा। इम्पोर्टेंट क्यों है? अब हम ये देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। ये मतलब परिचर्चा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जा रही है, और ये पहली बार होगा क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस परिचर्चा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देशों की कई सरकारों के प्रमुखों के भी भाग लेने की संभावना है। तो इस दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट हो गई है। वैसे भी हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो सामुद्रिक सुरक्षा है और अपराधों से जुड़े विभिन्न पहलू हैं उनमें कई बार परिचर्चा आयोजित कर चुका है। एक और खबर देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को, मतलब कल, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा, उसके बगल में एक जिला है महोबा, तो महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण उज्ज्वला द्वितीय का उद्घाटन करेंगे। अब फिर ये डायरेक्टली काम की नहीं है, लेकिन क्या लिखा है? उज्ज्वला द्वितीय का उद्घाटन करेंगे। अब ये पीएम उज्ज्वला योजना क्या है पता होना चाहिए। तो जो उज्ज्वला योजना है उसकी शुरुआत पहला चरण 2016 से शुरू हुआ था, और इसका उद्देश्य था जो बीपीएल से नीचे की महिलाएं हैं, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं हैं, उनको एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। प्रथम फेज में लगभग 5 करोड़ महिलाओं को इसके दायरे में लाया गया था 16 में। फिर बाद में अप्रैल में थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया गया, विस्तार दिया गया, और 18 में इस योजना को विस्तार देते हुए इसमें एसटी, एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग की कुछ महिलाएं जो ज़्यादा ही सीमांत मतलब पिछड़ी हुई हैं, फिर चाय बागान वाले जो महिलाएं हैं, वनवासी हैं, या द्वीप समूह में रहने वाली महिलाएं हैं, उनको भी इस दायरे में लाया गया। और उसका लक्ष्य बढ़ा के 5 करोड़ महिलाओं से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 8 करोड़।
रसोई गैस कनेक्शन का। ये पहले फेज़ की बात हो रही है। अब अभी जिसका उद्घाटन कल करेंगे महोबा में, ये द्वितीय फेज़ है। द्वितीय फेज़ में क्या किया जा रहा है, अब उसको और बढ़ाया जा रहा है। उसमें 2 परिवर्तन लाए जा रहे हैं। एक तो जिस समूह की हमने बात किया कि समूह के महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देंगे, उसमें जो छूट गई थी उनको इस दायरे में लाया जाएगा, पहली बात। और नया परिवर्तन क्या हो रहा है, इसमें जो गैस चूल्हा मिलेगा वो मुफ्त मिलेगा सेकंड फेज़ में, और जो पहला सिलेंडर दिया जाएगा वो भरा हुआ रहेगा। ये चीज़ें रहेंगी। तो ये उज्ज्वला योजना का सेकंड फेज़ शुरू होगा। एक और महत्वपूर्ण खबर, जैसे आज 9 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में गांधी जी ने शुरू किया था, उसकी 79 वर्षगांठ है। आज ही के दिन जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने शुरू किया था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इस आंदोलन की शुरुआत जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। और चूंकि ये 8 अगस्त से शुरू हुआ था तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और, अगले ही दिन 8 अगस्त को शुरू हुआ था और अगले ही दिन 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेता बंदी बना लिए गए थे। तो ये पहला आंदोलन था जिसकी बागडोर जनता ने स्वयं संभाली थी। इसलिए गांधी जी द्वारा चलाए गए अभी जितने भी आंदोलन थे, चाहे वह असहयोग हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, उनकी अपेक्षा इस भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा हिंसक घटनाएं हुई। लोगों ने सरकारी खजाने लूटे, रेल की पटरियां तोड़ी। क्यों? उसका रीज़न यही है कि सारे जो नेता थे कांग्रेस के वो बंदी बना लिए गए थे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अगली ही सुबह। इसलिए इस पे जनता ने डायरेक्टली एक्शन लिया। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन की 79 वर्षगांठ तो चर्चा हो गई, ऐसे ही आज़ादी की जो है वो 75वां वर्षगांठ है। उसके उपलक्ष्य में सरकार क्या कर रही है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। तो इसके कुछ कार्यक्रम पता होना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। एक और चीज़, 2019 में राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आह्वान किया है। अब युवाओं को उन्होंने कहा है कि बिल्कुल युवा जो है अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को ना रोकें, उन्मुक्त गगन में वो उड़ें। क्यों? क्योंकि युवाओं में नए आइडियाज़ होते हैं, फ्रेशनेस से भरे होते हैं, नई एनर्जी होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, और उनमें कोई अतीत का बोझ नहीं होता। इस कारण वो चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में अधिक सक्षम होते हैं। तो ये तो युवाओं की बात हुई। अब युवाओं के इन सब चीज़ों को निखारने के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शासन के द्वारा शुरू की गई हैं, जो उनकी पढ़ाई से लेके, रोजगार से लेके उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तक जाती हैं। कुछ योजनाओं को आपको पता होना चाहिए। जैसे हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें जिसमें सरकार ने युवाओं की शिक्षा को लेके, उनके सशक्तिकरण को लेके, उनके रोजगार को लेके जो स्टार्टअप प्लान शुरू किया है, खेल को लेके, सभी क्षेत्रों में काफ़ी काम हुआ है। अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसमें युवाओं के सर्वांगीण विकास पे जो है वो बल दिया गया है, ताकि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रह सकें। साथ ही उनको रोजगार के लिए स्टार्टअप शुरू हुआ है, ठीक है, रोजगार में नवाचार, रोजगार सृजन की नई योजनाएं लाई गई हैं। साथ ही युवाओं में कौशल वृद्धि के लिए स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया है, ताकि उनमें कौशल वृद्धि हो सके। इसी तरीके से उनको फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट प्लान बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ताकि डायरेक्टली पूछे तो बन जाए। वन डे टाइप में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, या फिर आप जब कुछ मेंस में लिखें तो उसमें इन चीज़ों का उपयोग कर सकें। अब हम अंत में टोक्यो ओलंपिक चूँकि कल समाप्त हो गया है उस पर चर्चा करें। तो 23 जुलाई से शुरू हुआ था और कल 8 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो गया। इसकी मुख्य बातें जो हैं वो याद रखना होगा कि टोक्यो ओलंपिक का समापन हुआ है वो जापान के टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में किया गया समापन। और चूँकि कोविड चल रहा था इसलिए कोविड को ध्यान में रखते हुए सादगी से किया गया। दर्शक नहीं थे, सिर्फ खिलाड़ी थे और आयोजक थे। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जापान के क्राउन प्रिंस थे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। ये आता है कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। IOC के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। वो आधिकारिक रूप से जो है उपस्थित थे। और सबसे पहले जब भी समापन होता है तो जापान का ध्वज स्टेडियम में लाया गया और जापान का ही राष्ट्रगान गाया गया। जिस देश में होता है उस देश का राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रध्वज होता है। इसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकली अन्य देशों के शुरू होते हैं। तो परेड में सबसे पहले जापान, इसके बाद फिर अन्य देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और सभी देशों के खिलाड़ी अपने अपने ध्वज के साथ चलते हैं। भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया समापन समारोह में वो
कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, ये भारत के ध्वजवाहक थे। और इसमें खास बात ये रही इस ओलंपिक में कि खिलाड़ियों की, जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी रोज़ कोविड की जांच होती थी। और हर खिलाड़ी, मतलब हर देश की टीम के साथ 10 अधिकारियों को भी इसमें शामिल होने की, जो टीम के अधिकारी होते हैं उनको भी शामिल होने की अनुमति दी गई। और ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी एक साथ धुन पर चलते हुए नजर आए इसमें। और जहां शुरुआती कार्यक्रम जब हुआ था उसमें खिलाड़ी अपने अपने पारंपरिक पोशाक पहनी थी खिलाड़ियों ने अपने अपने देशों के। वहीं समापन समारोह में सभी खिलाड़ी ट्रैक सूट में थे। लगभग इसमें जो है 11,090 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और पदकों की बात करें तो 340 गोल्ड थे, 338 रजत और 402 ब्रांज मेडल थे। और इसमें क्या हुआ कि जो आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक थे, उन्होंने जो अगली ध्वज को पेरिस के मेयर को सौंपा। पेरिस के मेयर को इसलिए सौंपा क्योंकि अगला ओलंपिक जो है फ्रांस के पेरिस में होना है, इसलिए उनको सौंप दिया गया। तो 2024 में जो है पेरिस में अगला ओलंपिक होगा। भारत की स्थिति आपको पता ही है कि 7 पदकों के साथ जो है भारत 48 रैंक पे रहा।